हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो लास्ट क्लास में यानी जो पिछली क्लास है उसके ऊपर जिसके ऊपर हमने चर्चा करी थी वो थी हमारे न्यूट्रिएंट्स, यानी हम कैसे अपने जीवन में या जो मानव शरीर है या पेड़ पौधे हैं किस तरीके से वो पोषण अपने जो जीवनचर्या है या फिर अपने जीवन की प्रक्रिया है उसको बनाए रखने के लिए कैसे पोषण ग्रहण करते हैं, यानी किन पोषक तत्वों को उनको आवश्यकता होती है और वह पोषक तत्व कौन से हैं और वो किस तरीके से हमारे जीवन में या फिर आप बात करें हमारे शरीर में कौन से विकास का कारण करते हैं या फिर किस तरीके से हमारी कोशिकाएं हो गया या हमारे टिश्यूज हो गया या हमारे अंग हो गए उनको किस तरीके से जो है मददगार होते हैं उनके विकास के लिए। देखिए, मानव या जो जीव होते हैं उनमें वृद्धि और विकास दोनों होता है और साथ साथ में मरम्मत उनके शरीर में अपने आप जो है मरम्मत भी चलती है। तो विकास और वृद्धि के लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हमें पोषण मिले, और पोषण कहाँ से मिलेगा? जो हमें पोषित जो तत्व हैं उनको हमें लेना पड़ेगा। और वो पोषण तत्व जो है या तो आप हमने जैसे बात करी यानी जो तरीके हैं पोषण लेने के, या तो हम निर्भरता रखते हैं किसी और के ऊपर, या कुछ जैसे पेड़ पौधे हैं जो अपना पोषण खुद करते हैं, खुद तैयार करते हैं प्रकाश संश्लेषण की विधि से। लेकिन हम अगर मानव की बात करें तो मानव जो है अपना जो पोषण है वो जानवरों से और जो है पेड़ पौधों से उनसे प्राप्त करते हैं। अब जो बात है उसके अंदर हमने टाइप ऑफ प्रोटीन न्यूट्रिशंस की देखी और पोषण की क्या क्रमांक होता है, जिसमें हमने इंजेक्शन को पढ़ा, डाइजेशन को पढ़ा, एब्जॉर्प्शन को पढ़ा, फिर असिमाइलेशन को पढ़ा और साथ साथ में इजेक्शन को पढ़ा। यह क्या होते हैं इनका क्रम हमने पढ़ा और देखा। फिर हमने कार्बोहाइड्रेट की बात करी, और जो अब आज की जो कक्षा है जिसके अंदर हम प्रोटीन, लिपिड्स, न्यूक्लियोइड्स और जो दूसरे हमारे पोषक तत्व हैं उन सब की चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं हम प्रोटीन से कि प्रोटीन क्या है। देखिए, जो अमीनो एसिड्स होते हैं ऐसे कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनमें एक अमीनो समूह और एक अम्लीय समूह अल्फा कार्बन अणु पर सहायक रूप में होते हैं। यानी जो हमारे प्रोटीन होते हैं ये अमीनो एसिड से बनते हैं, और अमीनो एसिड में क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। तो अमीनो एसिड्स ऐसे कार्बनिक यौगिक हैं जिनमें एक अमीनो समूह, जिनके अंदर क्या होगा? एक अमीनो समूह होगा और एक अम्लीय समूह अल्फा कार्बन अणु पर सहायक रूप में होते हैं, इसलिए उन्हें अल्फा अमीनो एसिड्स कहा जाता है। तो इसी वजह से इन्हें अल्फा अमीनो अम्ल कहा जाता है। चार सहायक समूह होते हैं इनके, और जो है चार सहायक समूह होते हैं जो चार वैलेंस स्थितियों को संचालन करते हैं। यह हाइड्रोजन कौन से होंगे? हाइड्रोजन, कार्बोक्सिल समूह, अमीनो समूह और एक चार समूह आर समूह कहते हैं। ये जो आर होता है ये हमारे कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक होते हैं, इनके कंपाउंड होते हैं। आर समूह की प्रकृति के आधार पर कई अमीनो एसिड्स होते हैं। जैसे आर समूह की प्रकृति होगी उसके आधार पर दूसरे हमारे अमीनो एसिड्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। प्रोटीन में पाए जाने वाले अमीनो एसिड्स केवल 20 प्रकार के होते हैं। तो जो प्रोटीन में अमीनो एसिड मिलते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 20 प्रकार के होते हैं। अमीनो एसिड आर समूह में हाइड्रोजन हो सकते हैं, जैसे कि ग्लाइसिन कहा जाता है। तो अगर हाइड्रोजन की बात करेंगे तो वो क्या होंगे? ग्लाइसिन कहा जाएगा। एक मिथाइल समूह में अलीन आलिन कहा जाता है, और एक मिथाइल जो ग्रुप है उसको अलीन कहते हैं, और हाइड्रोक्सी मिथाइल जिसे सोरीन कहते हैं, और सीरीन किसे कहते हैं? हाइड्रोक्सी मिथाइल को। जैसे अब मैं आपको बता देता हूँ, ये अमीनो है। जो NH2 होता है ये अमीनो होता है, अमाइन होता है इसके साथ, इसमें COH, अब देखिए इसमें क्या है, इसमें जो आर ग्रुप है वो ये है, इसका आर ग्रुप दूसरा है और इसमें आर ग्रुप अलग है, तो जिसमें एक अल्कोहलिक होता है। तो यहाँ पर ज़रा ध्यान से देखिए, ये ग्लाइसिन है, ये अलीन है और ये सेरिन है। आगे बढ़ते हैं। अमीनो एसिड्स की रासायनिक और भौतिक संपत्ति अमीनो कार्बोक्सिल और आर कार्यकारी समूह पर निर्भर करती है। यानी अगर हम बात करें अमीनो एसिड्स की, तो अमीनो एसिड्स किस पर निर्भर करते हैं? अमीनो एसिड्स रासायनिक और भौतिक संपत्ति जो है, जो भौतिक प्रॉपर्टी है इसकी, वह अमीनो पर
और कार्बोक्सिल या और आर का जो कार्यकारी समूह होता है उस पर निर्भर करता है। यानी जो फंक्शनल ग्रुप हैं या अमीनो है या कार्बोक्सिल है, इनके ऊपर जो हमारा कंपाउंड है उनकी रासायनिक और भौतिक संपत्ति निर्भर करेगी। अमीनो और कार्बोक्सिल समूह की संख्याओं के आधार पर वे अम्लीय गुलाटमिक अम्ल है, यानी वो एसिडिक गुलाटमिक एसिड है, और मूल विलिसिन है, नेचुरल विलाइन है, और स्टेबल एरोमेटिक अमीनो जो है एसिड है, और न्यूट्रल विलाइन है, बेसिक विलाइन, न्यूट्रल विलाइन, और एरोमेटिक अमीनो जो एरोमेटिक का मतलब होता है सुगंधित अमीनो अम्ल है। ट्रायोसिन या फेनिल एलिनिन ट्रोफोम, और क्या होता है वो जो हमारा ट्रायोसिन होता है, फेनाइलिन होता है, ट्रोफोटोम होता है, ये उसके नाम है। अमीनो एसिड्स NH2 और COOH के समूह की उपस्थिति के कारण आयनिक प्राकृतिक के होते हैं। ये कैसे होते हैं? ये एसिडिक होते हैं, ये आयनित होते हैं, यानी इसके अंदर आयन होते हैं। और आयन किसकी वजह से होते हैं? क्योंकि इनके अंदर NH2 और COOH जो हमारे ग्रुप हैं उनकी उपस्थिति की वजह से ये आयनित होते हैं। विभिन्न pH के विलय में वह अपनी संरचना बदलते हैं। तो इनका जो pH है वो बदलता रहता है उनकी संरचना के ऊपर। प्रोटीन पॉलीपेटाइड्स होते हैं, पॉलीपेटाइड होते हैं, यह अमीनो एसिड्स का एक रेखीय बहुलक है। तो ये जो होते हैं हमारे, ये चेन है, अमीनो एसिड्स की चेन है, उसका एक पार्ट होते हैं प्रोटीन। एक पॉलीपेटाइड श्रृंखला में अमीनो एसिड्स पेप्टाइड बंधन द्वारा जुड़े होते हैं। जब एक अमीनो एसिड को कार्बोक्सिल ग्रुप यानी COOH ग्रुप समूह के अगले अमीनो एसिड के अमीनो यानी NH2 समूह से जुड़ता है तो पेप्टाइड बनता है। तो यहाँ पर हमने बताया कि पेप्टाइड कैसे बनता है। पेप्टाइड बंधन के निर्माण के दौरान यानी बॉन्ड के निर्माण के दौरान एक अणु मॉलिक्यूल पानी का निर्वासन करता है। वह विशेष प्रोटीन में अमीनो एसिड्स विशेष तरीके से होते हैं। तो यानी जो अलग अलग प्रोटीन होगा, हर प्रोटीन के अंदर जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो अलग तरीके से होते हैं। 20 अमीनो एसिड्स के विभिन्न संयोजन बड़ी संख्या में प्रोटीन के संश्लेषण की अनुमति देती है, क्योंकि जो ये 20 जो हमारे अमीनो एसिड्स हैं इनके विभिन्न संयोजन से जो है कॉम्बिनेशन से जो प्रोटीन की संख्या है उसमें विश्लेषण की अनुमति देते हैं। प्रोटीन एक धागे की तरह होती है। जो प्रोटीन है वो एक क्या होता है, एक थ्रेड जैसा होता है, धागे की तरह होता है। बाएं छोर पहले अमीनो एसिड्स द्वारा प्रतिष्ठित होती है और दाएं छोर पे अंतिम अमीनो एसिड्स प्रतिष्ठित होते हैं। यानी जो दाएं बाएं होता है इसका, लेफ्ट राइट होता है, यहाँ पर भी अमीनो, यहाँ पर भी अमीनो रहता है। पहला अमीनो एसिड एन टर्मिनल अमीनो एसिड कहला जाता है। जो हमारा पहला यानी बाएं के साइड होगा उसको हम एन टर्मिनल अमीनो एसिड कहेंगे, और जो हमारे दाएं तरफ होगा उसको हम सी टर्मिनल अमीनो एसिड कहते हैं। पॉलीपेटाइड श्रृंखला में अमीनो एसिड के क्रमांक ने प्रोटीन की प्राथमिक संरचना दी है। जो पॉलीपेटाइड श्रृंखला होती है उसमें अमीनो एसिड के क्रमांक में प्रोटीन की प्राथमिक संरचना दी है। कार्यात्मक होने के लिए प्रोटीन को 3 आयामी संरचना होनी चाहिए। एक कार्यात्मक प्रोटीन में एक से अधिक पेप्टाइड श्रृंखला होती है। श्रृंखला में अमीनो एसिड्स के क्रम निर्धारित करते हैं कि क्रम जो श्रृंखला कहाँ मुड़ेगी या कहाँ झुकेगी, कहाँ विभिन्न लंबाई हाइड्रोजन बंधन द्वारा एक दूसरे से जुड़ेगी। यह सब जो है अमीनो एसिड्स जो है निर्धारित करते हैं। पेप्टाइड श्रृंखला द्वारा द्वितीय संरचना धारणा करती है। जब एक श्रृंखला कोयल की तरह व्यवस्थित होती है तो अल्फा हेलिक्स कहा जाता है। जब कोई जो श्रृंखला है वो कोयल की तरह रहेगी तो उसको हम अल्फा हेलिक्स कहेंगे। जब 2 या अधिक श्रृंखलाएं अंतर आवरणिक हाइड्रोजन बंधन द्वारा साथ में जुड़ी होती हैं। संरचना की प्लाइटेड शीट कहा जाता है। इस ऐसी हेलिकल, इसको क्या बोला जाता है, प्लाइटेड शीट कहा जाता है। और हेलिकल संरचना बालों की केराटिन में पाई जाती है। तो जो ये हेलिकल संरचना होती है ये बालों के केराटिन कहा जाता है। जो केराटिन होता है ना, ये भी प्रोटीन का ही एक पार्ट होता है। तो आपने देखा होगा बहुत सारे जो शैम्पू तेल आते हैं बोलते हैं ये केराटिन युक्त है जिससे आपके बालों को मजबूती मिलेगी। तो ये जो संरचना होती है इसकी, जो ये हेलिकल संरचना होती है ये केराटिन में पाई जाती है। और प्लेटेड संरचना रेशम के फाइबर में पाई जाती है। और जो प्लेटेड जो संरचना होती है, प्लेटेड
ये कहाँ, रेशम के फाइबर में पाई जाती है। एक बड़े प्रोटीन जैसे कि हीमोग्लोबिन या एंजाइम निर्माण में अणु आगे की मोड़ और कॉइलिंग के अनुभव करता है, यानी जो अणु होता है, जो एंजाइम बनना है या हीमोग्लोबिन बनना है, तो जो मॉलिक्यूल होता है वो आगे की तरफ जो आगे क्या करता है वो मुड़ जाता है या कॉइल कर लेता है, यानी जो है कॉइल हो जाता है। यह कार्यात्मक संपूर्ण प्राप्त करने के लिए होता है। इसे तृतीय संरचना कहते हैं और इसे हम क्या बोलते हैं, टेरिटरी फॉर्मेशन कहते हैं। संरचना के आधार पर प्रोटीनों को सरल या संयुक्त रूप से वर्गीकृत किया जाता है। तो जैसे जैसे इनका स्ट्रक्चर बनता है, उन स्ट्रक्चर के आधार पर हम इनको क्या करते हैं, विभाजित करते हैं। तो सिंपल प्रोटीन केवल अमीनो एसिड से मिलकर बनते होते हैं। जो हमारे सिंपल प्रोटीन होते हैं वो किससे बनेंगे, वो अमीनो एसिड से मिलकर बनेंगे। कुछ छोटे ग्लोबुलर अणु होते हैं जो अधिकांशतः पानी में घुलनशील होते हैं। तो कुछ क्या होते हैं, पानी में घुलनशील होते हैं और गर्मी में संघनन नहीं होते। और क्या होते हैं, गर्मी में संघनन नहीं होते। उदाहरण हिस्टोन्स, जैसे हिस्टोन्स जो होते हैं वो हमारे पानी में घुलनशील होते हैं। जैसे जैसे प्रोटीन अणु का आकार बढ़ता है यह कम घुलनशील होते हैं। तो जितना ज़्यादा प्रोटीन बड़ा होगा उतना ज़्यादा कम घुलनशील होगा। उदाहरण के लिए बड़े ग्लोबुलर प्रोटीन जैसे अंडे के एल्ब्यूमियम या एल्ब्यूमियम सीरम ग्लोबिनेंस और गेहूं और चावल के ग्लूटेन्स गर्मी में संघनन होते हैं। तो ये क्या करते हैं, कोएगुलेटेड हो जाते हैं गर्मी में। फाइबर्स प्रोटीन में लंबे अणु होते हैं। तो फाइबर्स प्रोटीन में क्या होते हैं, लंबे अणु होते हैं और जो पानी में घुलनशील नहीं होते, ये अघुलनशील होते हैं। जैसे त्वचा में फाइबर प्रोटीन्स होते हैं और बालों के केराटिन हो गया, कनेक्टिव उत्तक और या फिर कनेक्टिव टिश्यूज हो गया, जो कोलेजन होता है। संयुक्त प्रोटीन एक सरल प्रोटीन के बंधन द्वारा एक गैर प्रोटीन के साथ बनते हैं। तो यानी जो संयुक्त प्रोटीन होते हैं वो किस तरीके से बनेंगे, जो हमारा एक सरल प्रोटीन के बंधन द्वारा और एक गैर प्रोटीन के साथ बनते हैं। जैसे न्यूक्लियोप्रोटीन, गाइलोकोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन और फॉस्फोप्रोटीन आदि। प्रोटीन कोशिका झिल्ली, अणुवंश, साइटोप्लाज्मा, बहुकोशीय मैट्रिक्स और फाइबर्स की आवश्यक संरचनात्मक घटक होते हैं। कैरोटिलेज क्लोजन से बना होता है। जो कार्टिलेज जो होता है वो क्लोजन से बना होता है, याद रखना, कार्टिलेज जो है क्लोजन से बना होता है। और प्रोटीन कोशिका झिल्ली, जैसे जो हमारी बात होती है, जो कोशिका झिल्ली हो गया, अणुवंश हो गया, साइटोप्लाज्मा हो गया, बहुशकीय मैट्रिक्स और फाइबर्स हो गए, ये सब किसके घटक होते हैं, ये सब प्रोटीन के द्वारा बनते हैं। तो जो हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर तैयार होता है, या जो बॉडी के अंदर जो महत्वपूर्ण गतिविधियां होती हैं, जो महत्वपूर्ण चीज़ों का निर्माण होता है, तो प्रोटीन उसमें कहीं ना कहीं योगदान अपना देता है। आगे बात करते हैं अब हम। कई एंजाइम्स प्रोटीन से बने होते हैं और काफ़ी सारे जो एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन से बने होते हैं। वो विशिष्ट रासायनिक प्रतिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। यानी अब जो एंजाइम्स होते हैं वो करते क्या हैं, देखिए, एंजाइम्स जो होते हैं वो हमारी रासायनिक जो प्रतिक्रियाएं होती हैं उसको प्रेरित करते हैं, उसको तेज़ कम करते हैं। जो हमारे एंजाइम्स होते हैं वो रासायनिक प्रतिक्रियाओं को तेज़ या कम करने में उनका योगदान होता है। कैटालाइज जिसे हम बोलते हैं, कैटालाइज एंजाइमों का उपाचय में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो एंजाइम्स के मेटाबॉलिज्म में इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हार्मोन्स जैसे इंसुलिन और पैराथायराइड हार्मोन प्रोटीन होते हैं। जैसे इंसुलिन क्या होगा, प्रोटीन होगा। पैराथायराइड हार्मोन क्या होगा, प्रोटीन होता है, जो उपचय की नियंत्रित करते हैं और ये क्या करते हैं, मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं। संकोचन प्रोटीन जैसे कि एक्टिन और मायोसिन चलन और गति में भाग लेते हैं। तो जो आपका एक्टिन होता है, एक्टिन और मायोसिन जो होता है, ये आपके मूवमेंट और गति में भाग लेते हैं, लोकोमोशन में भाग लेते हैं। एंटीबॉडी भी प्रोटीन होते हैं। जो आपकी एंटीबॉडी होते हैं, जो आपके इम्यून सिस्टम, शरीर की जो प्रतिरक्षा प्रणाली होती है, जो रोग विरोधी प्रणाली होती है, उसमें जो एंटीबॉडी होते हैं वो आपके किससे बने होते हैं, वो भी आपके प्रोटीन से बने हुए होते हैं। तो प्रोटीन से क्या बना होता है, इस सब के बारे में आपको जानकारी विस्तार पूर्वक होनी चाहिए।
अब बात आती है लिपिड्स की। अब लिपिड्स क्या होते हैं? अब हमने प्रोटीन देख लिया, अब हम समझते हैं लिपिड्स क्या होता है। लिपिड्स कार्बन, हाइड्रोजन और कुछ समय में ऑक्सीजन से बने होते हैं। तो लिपिड्स के अंदर किस किस से बने? कार्बन, हाइड्रोजन और कुछ समय के थोड़े समय के लिए इनके अंदर ऑक्सीजन की भी मात्रा होती है। ऑक्सीजन अणु की संख्या कार्बन अणुओं से कम होती है, तो ऑक्सीजन के जो एटम होंगे वो कार्बन के एटम की संख्या से कम होंगे। और कभी कभी फॉस्फोरस, नाइट्रोजन और सल्फर की छोटी मात्रा भी मौजूद होती है। तो इसके अंदर जो ज़्यादातर होता है वो होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और फॉस्फोरस भी हमें देखने के लिए मिलता है। उसके साथ हमें नाइट्रोजन और उसके साथ हमें क्या देखने के लिए मिलेगा? सल्फर की छोटी मात्रा मौजूद होती है। लिपिड्स पानी में अम्लीय होते हैं, यानी ये पानी के अंदर जो है नहीं घुलनशील होते, ये पानी में घुलते नहीं हैं। लेकिन गैर ध्रुवीय विलय जैसे कि बेंजीन में विलय होते हैं। तो यानी क्या होते हैं? ये बेंजीन में घुल सकते हैं। नॉन पोलर सॉल्वेंट में क्या है? घुल जाएंगे, लेकिन पानी में नहीं घुलेंगे। खाना पकाने का तेल हो गया, ये लिपिड है, क्या ये पानी में घुलता है? तेल नहीं घुलता है। मक्खन का घी, यह लिपिड है। यानी लिपिड को अगर आप इस तरीके से याद रखें, फैट्स, जो वसा होता है वो भी हमारे क्या होते हैं? लिपिड होते हैं। जैसे खाना पकाने का तेल हो गया, मक्खन या घी हो गया, मोम हो गया, प्रकृति रबर हो गई, कोलेस्ट्रॉल जैसे पदार्थ लिपिड्स होते हैं या लिपिड्स में समृद्ध होते हैं। तो या ये लिपिड्स होते हैं या इनके अंदर लिपिड्स की मात्रा अत्यधिक होती है। पौधों के पिगमेंट जैसे कि कैरोटीन, लाइकोपीन और विटामिन ए, आई और के। ध्यान से देखिए, यहाँ पर दोबारा लिख दे रहा हूँ, लिपिड्स किस किस में होते हैं। विटामिन ए, ई और के। उसके बाद कैराटीन, जो आपको कैराटीन होती है, कैराटीन हो गया। और उसके बाद आपका हो गया मेथॉल हो गया, और यूकैलिप्टस ऑयल हो गया। ये सब क्या है? आपके प्रोटीन के जो हैं उदाहरण हैं। आगे बढ़ते हैं। फैटी एसिड्स हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के एक साथ एक कार्बनिक अम्ल होते हैं। जो फैसिड जो आप बात करते हैं फैटी एसिड्स की, फैटी एसिड्स क्या होते हैं? देखिए, फैटी एसिड्स हाइड्रोकार्बन, जो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है, जो आपकी हाइड्रोजन और जो कार्बन है, जो आपने रासायनिक विज्ञान में देखेंगे। नहीं, अगर आपको नहीं दिखा तो आप रासायनिक विज्ञान में जाएंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ेंगे, तो वहाँ से आपको इस बारे में जानकारी मिलेगी। एक साथ एक कार्बनिक अम्ल होते हैं, तो ये क्या होते हैं? हमारे कार्बनिक एसिड्स होते हैं, जिसके अंत में एक कार्बोक्सिल समूह होता है और इसके अंत में क्या होगा? कार्बोक्सिल समूह, COOH। फैटी एसिड्स संतृप्त या असंतृप्त हो सकते हैं, यानी ये सैचुरेटेड हो सकते हैं और अनसैचुरेटेड हो सकते हैं। जो संतृप्त या जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स या फैटी अम्ल में कार्बन अणु के बीच कोई दोहरी बंध नहीं होती। देखिए, यानी इनके अंदर जो कार्बन, ये होगा हमारा सैचुरेटेड, और जिसके अंदर दो बॉन्ड होते हैं वो होते हैं हमारे अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड, तो ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के तौर पर विभाजित होते हैं। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में कार्बन अणु के बीच में एक या एक से अधिक दोहरी बंध होती है। एक से अधिक जो है, ये दो या तीन जो है दोहरी बंध होती है। उदाहरण के तौर पे ओलिक और लियोनिक एसिड, जैसे ओलिक एसिड और लियोनिक एसिड जो होते हैं हमारे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। और जो हमारे फैटी अनसैचुरेटेड, ये जो हमारे फैटी एसिड है का गलांकन संपृक्त फैटी एसिड से कम होता है। तो ये हमारा जो इनका मेल्टिंग पॉइंट है, गलांकन पॉइंट है, यह हमारे सैचुरेटेड फैटी एसिड से कम होता है। लिपिड्स में फैटी एसिड्स एक्सट्रैक्ट के रूप में होता है,
और कार्बोनिक अम्ल शराब के साथ प्रतिक्रिया करते हैं, यानी ये अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके एस्टर बनाते हैं। वहीं वसा ग्लिसरॉल के साथ फैटी एसिड का एक्सट्रैक्ट होता है। जो वसा जो होता है वो ग्लिसरॉल के साथ फैटी एसिड का एक्सट्रैक्ट होता है। प्रत्येक गैसेरोल के अणु 3 अणुओं के साथ प्रतिक्रिया कर सकते हैं, यानी जो हमारा गैसेरोल होता है उसके जो अणु होते हैं वो 3 अणुओं के साथ प्रतिक्रिया कर सकते हैं। ग्लिसरॉल अणु से जुड़े फैटी एसिड्स की संख्या पर निर्भर करते हुए एस्टर्स, जो हमारे एस्टर्स बने, जो यानी फैटी एसिड्स और जो हमारे रिएक्ट करे अल्कोहल से, जिनसे हमें एस्टर बना, तो एस्टर्स को मोनो या डाई या ट्री ग्लोरिसाइड्स कहा जाता है, यानी उनको हम डाई या ट्राई ग्लेरिसाइड्स ग्लिसराइड्स कहेंगे। वे वसा जो कमरे के तापमान या सामान्य तापमान पर तरल होती है उसे तेल कहते हैं। तो जो ऐसा फैट जो रूम टेम्परेचर पे तरल होता है, लिक्विड होता है, उसे फैट कहते हैं। जैसे कि आपने खाने का देखा होगा, जो सरसों का तेल हो गया, घी हो गया, तो ये सब क्या है? ये सब कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में है, ये वसा है, ये फैट है। तेल जो होता है अनसैचुरेटेड हमारा फैटी एसिड होता है, जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में समृद्ध होते हैं। तो इसके अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं जिसके अंदर प्रचुर मात्रा में ये उपस्थित हैं, जिनका गलांकन कम होता है, इनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। उदाहरण तौर पे मूंगफली का तेल हो गया, सरसों का तेल हो गया और तिल का तेल हो गया आदि। हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया द्वारा असंपृत अम्ल संपृत हो जाते हैं, यानी इसको हम हाइब्रिडाइजेशन करें तो ये जो ऑयल है ये सॉलिड फैट में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? सॉलिड फैट में ये बदल जाएगा। मोम लिपिड्स की एक श्रेणी होती है जो मोम लिपिड्स हैं, जैसे वैक्स है। वैक्स भी जो है हमारे जो है फैटी एसिड्स की एक श्रेणी का होता है। यह लंबी श्रृंखला वाले फैटी एसिड्स और लंबी श्रृंखला वाले शराब द्वारा बनाए जाते हैं, यानी इनके अंदर लॉन्ग चेन अल्कोहल और लॉन्ग चेन हमारे फैटी एसिड के द्वारा बनाए जाते हैं। कुछ लिपिड्स में फास्फोरस होता है, तो कुछ लिपिड के अंदर फास्फोरस होता है। उनमें से सामान्य जो फॉस्फोलिपिड, उसको हम क्या बोलते हैं? जब फास्फोरस होगा तो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं जो कोशिका की झिल्ली में पाए जाते हैं। और वो कहाँ पाए जाएंगे? कोशिका की झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। ग्लाइकोलिपिड एक और श्रेणी के लिपिड होते हैं जिनमें एक या एक से अधिक सादे चीनी होते हैं, यानी उनके अंदर क्या होगा? सिंपल शुगर होगा, जो हमारा जो है ग्लाइकोपिड्स होते हैं। लिपिड की तीसरी श्रेणी होती है जिनको सीधी श्रृंखला यानी श्रृंखला यौगिक नहीं होता है, यानी उनकी जो है सीधे स्ट्रेट चेन नहीं होता है। इन्हें स्टोरुल्स कहा जाता है। क्या कहते हैं? नाम स्टोरुल्स कहते हैं। उदाहरण है कि मानव शरीर में मौजूद कोलेस्ट्रॉल, ये इसका उदाहरण होता है। स्टेरोल्स का जो है, जो शरीर है, मानव शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा होती है, वो हमारा जो होता है स्टेरोल्स को देता है। देखिए, जो कोलेस्ट्रॉल होता है, कहा जाता है कि चिकनाहट, जब आपका शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो उससे क्या होता है कि आपके शरीर में चिकनाहट जो है मात्रा बढ़ रही है। तो अपने शरीर का जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको जो है कम रखना पड़ता है, उससे आपको हार्ट अटैक तक का जो है खतरा हो सकता है। अभी हम देखते हैं इसके पीछे का कारण। स्टोरल्स फ्यूज हाइड्रोकार्बन रिंग्स और एक लंबी हाइड्रोकार्बन साइड चेन से मिलकर बने होते हैं। कोलेस्ट्रॉल केवल जानवरों में पाया जाता है। तो जो कोलेस्ट्रॉल होता है ये जानवरों में पाया जाएगा, ये किसी भी तरीके से जो है पेड़ों में नहीं पाया जाता। कोलेस्ट्रॉल हार्मोन्स जैसे प्रोजेस्टेरोन, टेस्ट्रोजन या एस्ट्राडाइलोल या कोस्ट्रिसोल में भी पूर्वजन होते हैं। यानी कोलेस्ट्रॉल किस किस के अंदर होंगे? प्रोस्टेजोन जो हमारा प्रोजेस्टेरोन होता है, टेस्टोस्टेरोन होता है, एस्ट्राड्रियोल होता है और कोलेस्ट्रॉल होता है, ये जो हमारे हार्मोन हैं इनके अंदर भी होते हैं। जो कोलेस्ट्रॉल होते हैं वह पानी में अविलीय हैं, यानी पानी में घुल नहीं सकते, इसलिए वे धमनियों या शिराओं में दीवार जमा हो सकता है। देखिए कैसे क्या होता है, ये हमारी धमनियाँ हैं, यानी रक्त की धमनियाँ हैं, और इनके अंदर जो है रक्त का प्रभाव हो रहा है। तो कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? ये घुल तो नहीं पाते, तो ये इस तरीके से जो है दीवार बना लेते हैं। अगर ये दीवार इतनी मोटी हो गई, जैसे मान लीजिए इन ये जो धमनियाँ हैं इनमें रक्त का प्रवाह चल रहा है,
ये जो है रक्त प्रवाह हो रहा है। मान लीजिए अगर ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, अब ये जो रक्त का जो प्रवाह हो रहा है, इस इन धमनियों को ये क्या कर देते हैं, रोक देते हैं। और ये जो रक्त का प्रवाह है, अब ये यहाँ पर से नहीं हो पाएगा। ये रक्त का प्रवाह यहाँ से नहीं हो पाता क्योंकि यहाँ कोलेस्ट्रॉल से ये ब्लॉकेज हो गया है। इस ब्लॉकेज की वजह से हृदय जो प्रॉब्लम है, जो हार्ट में प्रॉब्लम है, वो खड़ी हो जाती है और जो शरीर है, उसके पास खून नहीं आ पाता, जिसकी वजह से हार्ट अटैक आने का जो है, हृदय रुकने की जो घटना है, वो हो जाती है। तो इसीलिए कहा जाता है रेगुलर एक्सरसाइज करते रहिए और जो अपने बॉडी है, उसमें इत्याधिक तेल का वास या इत्याधिक तेल का सेवन ना करें। क्योंकि जो तेल है वो पानी में घुलेगा नहीं और आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल के नाम से कोलेस्ट्रॉल की वजह से ये क्या है, जम सकता है और इससे आपको जो है बीमारियां या रोग हो सकते हैं। इससे रक्तचाप में वृद्धि होती है, यानी इससे क्या होता है कि जो ब्लड है उसके चारों तरफ जो है ये जमना शुरू हो जाएगा और हृदय रोग को हो सकता है। कुछ उत्तवक विशेषकर न्यूरल उत्तवक, यानी हम न्यूरल टिश्यूज़ की बात करें, में अधिक जटिल संरचनाओं वाले लिपिड्स होते हैं। तो जो न्यूरल हमारे जो टिश्यूज़ होते हैं उनके अंदर भी क्या होते हैं, हमारे लिपिड्स से बनते हैं। पौधों द्वारा संग्रहित वसा अंकुरण के दौरान भ्रूण का पोषण प्रदान करती है। जो पौधों ने के अंदर जो फैट है, जो वसा का जो वास है, जो वसा जो संग्रहित है, वसा अंकुरण द्वारा, यानी अंकुरण द्वारा भ्रूण का पोषण करती है, यानी उनमें जर्मिनेशन होता है और जर्मिनेशन के तहत उनमें बीज जो है वो उत्पन्न होते हैं, प्रदान करती है। पशुओं में वसा की बूंदें वसा कोशिकाओं में पाई जाती हैं और जो पशु हैं उनमें जो फैट है वो फैट ड्रॉपलेट्स कहाँ पर मिलती है, एडिपोसाइटिस में मिलती हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि जो फैट पौधों में है वह कहाँ मिलेगा, वो जर्मिनेशन एम्ब्रॉय के जर्मिनेशन के लिए काम करेगा और एनिमल में जो फैट ड्रॉपलेट्स हैं वो एडिपोसाइटिस में मिलती हैं। वसा सबसे अधिक संकेंद्रित ऊर्जा का स्रोत है। जो वसा है उसमें क्या है, एनर्जी है जो आपकी बॉडी होती है। जैसे मान लीजिए आप जो भी कार्य करते हैं, अब आपने कोई कार्य किया, उस कार्य को करने के लिए आपको ऊर्जा चाहिए होती है, ऊर्जा का आपको उपयोग चाहिए होता है। तो वह ऊर्जा जो आपने कार्य को करते हुए प्राप्त करी, उस ऊर्जा से आपने कोई कार्य किया। अब ऊर्जा जो है आपने ज़्यादा ले ली और कार्य आपने कम किया, तो अब क्या होगा, वह ऊर्जा अब आपके शरीर से नहीं निकलेगी। वह ऊर्जा अब आपके शरीर में जमा हो जाती है, किसके, वसा के रूप में, फैट के रूप में। अब उससे क्या होता है कि देखा होगा कि आप अगर कम काम करें, आप दौड़ भाग कम कर रहे हैं तो आप और आपका भोजन वही है जो आप पहले से खा रहे हैं, तो आपका जो शरीर है वह फूलने लगेगा, मोटा होने लगेगा, क्योंकि उसमें जो वसा है वो बढ़ने लगेगी। तो इसीलिए कहा जाता है कि हमें थोड़ा-सा जो है अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें योगा, एक्सरसाइज़, दौड़-भाग करते रहना चाहिए, जिससे हम जो ऊर्जा है, जो हम काम कर रहे हैं, उसके साथ-साथ जो ऊर्जा हमारे अंदर है, उसको हम और भी इस्तेमाल में ले रहे हैं, जिससे जो ऊर्जा है हमारे शरीर के अंदर ज़्यादा नहीं रहेगी और हम अच्छे से उस ऊर्जा का जो है इस्तेमाल कर पाएँगे। तो देखा होगा किसी आदमी को या कोई व्यक्ति को जिसको अपना अगर वज़न कम करना होता है, तो वह दौड़ना शुरू करता है और खाना कम करता है। यानी वह बाहर से ऊर्जा कम ले रहा है और जो ऊर्जा उसके शरीर में जमा है वसा के रूप में, वह उस वसा को, उस ऊर्जा को इस्तेमाल कर रहा है। अब उस ऊर्जा को इस्तेमाल करने से क्या होगा, वह ऊर्जा जो है इस्तेमाल होगी और जो वसा है वह धीरे-धीरे कम होने लगेगी। मैं आपको अपनी कहानी बताता हूँ। मैंने भी खुद इसी तरीके से अपना वज़न कम किया। मुझे कहीं जाना था और उसके लिए मेरे को वज़न कम करना था, तो मैंने खाना जो है वो कम किया और दौड़ना ज़्यादा कर दिया। तो मैं दिन में 15-20 किलोमीटर दौड़ता था, जिसकी वजह से क्या हुआ कि मेरे शरीर को ऊर्जा का जो है रिक्वायरमेंट हुआ, ऊर्जा की आवश्यकता हुई। अब मैं खाना तो नहीं ले रहा हूँ,
तो अब मेरे शरीर में संग्रहित जो ऊर्जा है, संग्रहित ऊर्जा कौन-सी है? जो वसा जो हमारे शरीर में वसा है, फैट है, उसका मेरे शरीर ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और वह फैट जो है टूटने लगा। वह टूट के ऊर्जा में बदलने लगा, जिसकी वजह से मेरे शरीर के अंदर जो वसा है, वह कम हुई और मेरा जो वज़न है, उसमें भी क गिरावट आई। तो इस तरीके से जो हमारा शरीर है, वह ऊर्जा प्राप्त करता है लिपिड से। जैसे कार्बोहाइड्रेट से भी ऊर्जा प्राप्त करता है, फिर लिपिड्स या जो फैट होते हैं, उनसे भी ऊर्जा प्राप्त करता है। यह ऊर्जा के लिए ऑक्सीकरण की आवश्यकता होती है, तो यह ऊर्जा आपको कैसे मिलेगी? उसके लिए ऑक्सीडाइज़ होने की आवश्यकता होती है। अब न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, ये हम अपनी अगली कक्षा में देखेंगे। यहाँ तक आपको जो है लिपिड्स और प्रोटीन की बात अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। तो आगे वाली जो कक्षा है, उसमें हम और भी जो है बातें हैं, उनको आपके साथ साझा करेंगे और जो अन्य बातें हैं, उनको सीखेंगे। तो यहाँ तक आपको न्यूक्लियोटाइड्स, यहाँ तक आपको जो है लिपिड समझ में आ गया होगा, वसा किस तरीके से हमारे शरीर में संग्रहित होती है, पेड़-पौधों में कैसे संग्रहित होती है, कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी में किस तरीके से काम करता है, इन सब के बारे में जो है आपको जानकारी मिल गई होगी। अब जो है आगे की जो चर्चा होगी वो हमारी न्यूक्लियोटाइड्स होगी, मिनरल होगी, पानी जो हमारे जो वाटर होगा, एंजाइम्स होगी, विटामिन्स होगी, इन सबको लेकर आगे की जो है चर्चा हम करेंगे। तो ये जो बातें हैं, इनको आपको अपने जो कॉपी है, जो आप अपने नोट्स बना रहे हैं, उसमें लिखिए और निरंतर अभ्यास करते रहिए, इनको याद करते रहिए। जितना ज़्यादा आप इन्हें याद करेंगे, उतना ही ये आपको अच्छे से आ पाएँगे, आप उतना ही इनको अच्छे से सीख पाएँगे। तो कोशिश ये करिए कि आप इन्हें ज़्यादातर याद करके रखिए, जितना ज़्यादा हो सके आप इन्हें याद करिए। बाकी की जो आपसे चर्चा होगी वो हमारी अगली क्लास में होगी, तब तक के लिए आप इनको पढ़िए और समझिए। तो आज की क्लास में हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अब आपसे जो मुलाकात होगी वो अगली क्लास में होगी, तब तक के लिए आप अपना जो है निरंतर अभ्यास करते रहिए। धन्यवाद।